हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन ठीक चल रही हो। वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम इस सेशन में जो है नया कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं आपके पास, जो कि पीवी डायग्राम से रिलेटेड है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के जो पीवी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे टैकल किया जाए, कैसे समझा जाए, कितने किस टाइप के क्वेश्चंस का नेचर रहता है, ठीक है, वो एक बार देखते हैं हम। ठीक है, तो ये है आपका जो सीरीज है हमारा, ये कॉन्सेप्ट ऑफ द डे है। तो एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है और आपको एक वन क्वेश्चन एक दे करके जा सकता है। तो पीवी डायग्राम से आप एक वन क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि वेटेज कैरी करेगा एटलीस्ट 4 मार्क्स का। ठीक है, तो ये एक 4 मार्क का क्वेश्चन आपको देके जा सकता है थर्मोडायनेमिक्स से, और बहुत ईजी रहता है। इसको तो मतलब कोई मुझे नहीं लगता कि कोई किसी का गलत होता होगा ये। ठीक है, चलिए शुरू कर देते हैं। हाँ, और एक और इम्पोर्टेंट बात कि हम लोग जो है आपके लिए नीट 2022 के लिए क्रैश कोर्स लेकर के आ रहे हैं। ये क्रैश कोर्स अनअकैडमी ऐप पर लॉन्च हो चुका है। ठीक है, ये क्रैश कोर्स कब लॉन्च हो चुका है? 25 अप्रैल से ये लॉन्च किया जा चुका है। पूरी हमारी टीम उम्मीद, जिसमें आनंद सर, शिखा बंसल मैम, हर्षित सर, शुभम सर और बाकी मैं भी रहूँगा, वरुण सर, शशि सर रहेंगे। ठीक है, सुमित सर, नितिका मैम, प्रज्ञा मैम, नुपुर मैम, तो पूरी हमारी नीट की टीम रहेगी। मैं थोड़ा छोटा भी हो जाता हूँ, आपको सब लोग दिखाई दें। ठीक है, तो ये सारी टीम आपके लिए एक ऐसा इतना बेहतरीन कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है जिसमें पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री और पूरी पूरी बायोलॉजी एक सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, और ये कोर्स बहुत महंगा नहीं है, बहुत ही किफ़ायती इस कोर्स को रखा गया है। सिर्फ ₹299 में, 299 में आपको यहाँ पर 45 डेज का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप आनंद सर का कोड भी यूज़ करते हो, अगर आप यहाँ पे आनंद सर का कोड भी यूज़ कर लेते हो, ANAND, आनंद सर का कोड भी यूज़ कर लेते हो, तो आपको यहाँ पे 20% का ऑफ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो 20% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। तो आपको ऑलमोस्ट कितने में पड़ने वाला है? 239 रुपीज़ के आसपास ये आपका पड़ने वाला है। इतने में तो कोई पिज़्ज़ा या आपको बिरयानी भी नहीं मिलता खाने में। ठीक है, जितने में आपको 45 डेज के पढ़ने के लिए मिल रहा है, और वर्ल्ड बेस्ट एजुकेटर ही मान लीजिए। ठीक है, कुछ लोग इसमें हैं जो कि बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं। ठीक है, वो इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुके हैं। तो आप ये चांस ना गवाइए और इनसे आके पढ़ सकते हैं आप हमारे साथ यहाँ पर। और ये आपका जून मिड तक आपका ये कोर्स कराने का हमारा टारगेट है कि जून मिड तक हम आपको, और पूरा प्लानर आपके साथ इस शेयर कर दिया जाएगा, कर दिया जा चुका है बेसिकली। तो आप उस प्लानर को फॉलो करके पैरेलली जो टेस्ट सीरीज चल रही है उनके एनालिसिस, PYQ एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, सब कुछ एक सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन मिल रहा है आपको। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम आइसोकोरिक प्रोसेस से शुरू करते हैं। ठीक है, अगर आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए देखा जाए, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए देखा जाए तो आइसोकोरिक प्रोसेस होता है जहां पे वॉल्यूम सिस्टम का कांस्टेंट रहे थ्रू आउट। थ्रू आउट वर्ड इंपॉर्टेंट है, मतलब पूरे टाइम वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, ये नहीं कि एंड फर्स्ट इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे वैल्यू रहे। ठीक है, तो अगर मैं पीवी डायग्राम इसका बनाने की कोशिश करूं, तो पीवी डायग्राम में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो ऐसा बनेगा, अगर प्रेशर इंक्रीज होगा और प्रेशर डिक्रीज हुआ तो नीचे की तरफ बन जाएगा। ठीक है, बस यही यही रहेगा, मतलब एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पीवी डायग्राम में निकल करके आएगी। ठीक है, अगर यही बात करूं मैं पीटी डायग्राम की, आपको पता है कि हमारे बैकग्राउंड में पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये लॉ तो फॉलो होगा ही, पीवी इक्वल टू एनआरटी ये फॉलो होगा ही। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसको रख दो, एनआर कांस्टेंट है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो आपका ग्राफ जो है इट वुड बी समथिंग लाइक कि वो ओरिजिन से पास करता हुआ लगे, अपीयर हो। अब टेम्परेचर जीरो तो होता नहीं है, तो ओरिजिन पे तो कभी होगा नहीं। ठीक है, बट इट इज समथिंग लाइक अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विच अपीयर्स टू पासिंग थ्रू ओरिजिन, अगर पीटी ग्राफ पे जाएं। अगर वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ की बात करें, अगर मैं वॉल्यूम और टेम्परेचर ग्राफ की बात करूं, तो वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ में आपको दिखेगा कि वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही है, तो टेम्परेचर कितना भी बढ़ा हो तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। ठीक है, तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए पीवी के ये डायग्राम रहते हैं। ठीक है, जो आपको बेसिक याद रखना है। और क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो वर्क डन जीरो रहेगा, ये पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला ये रहता है, यहाँ देख लीजिए साइड में दिख रहा होगा आपको। तो वर्क डन के फॉर्मूला में ही आपको दिख गया
वर्क डन के फॉर्मूला में ही आपको दिख गया कि भाई डीवी तो नहीं है, डीवी तो है ही नहीं, तो वॉल्यूम का चेंज 0, तो मतलब वर्क डन 0। ठीक है, तो कोई चेंज ही नहीं हुआ सिस्टम पे, कोई वर्क बाहर से नहीं किया सिस्टम ने, किसी पे कुछ वर्क किया नहीं। ठीक है, तो ये ठीक है। तो इसको एक आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी इसी को बोलते हैं। कई बार कंफ्यूज करने के लिए वर्ड दे दिया जाता है आइसोमेट्रिक प्रोसेस, तो इस वर्ड से भी आप वेल वर्स रहना कि आइसोमेट्रिक इसी चीज को बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। चलिए सेकंड चलते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस अगेन सेकंड इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिसमें प्रेशर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहता है। पूरे टाइम आपका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, यानी कि डीपी 0 रहेगा। ठीक है, और हमारा पीवी इक्वल टू एनआरटी पैरेलली हर जगह वैलिड है, वो तो है ही है, चार्ल्स लॉ बोलते हैं। तो यहाँ पे पी, अगर यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट हो जाए तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये आ जाएगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो चार्ल्स लॉ ये बोलता है कि वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक बात ये ध्यान रखनी है। अब अगर मैं इन तीनों ग्राफ को फिर से समझाने की कोशिश करूं, तो पहला ग्राफ हम पीवी का बना रहे हैं, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो ऐसा हॉरिजॉन्टल बार बनेगा। तो सपोज ये वॉल्यूम V1 से किसी V2 वॉल्यूम तक गया, तो आपके पास ये एरिया आ गया। अगर इस एरिया का सिग्निफिकेंस देखें तो इंटीग्रल ऑफ P डॉट V इज नथिंग बट एरिया अंडर PV कर्व। ये क्या होता है, यही तो वर्क डन होता है। तो ये जितना भी ये एरिया है, ये वाला जो एरिया आएगा, यही आपको बताएगा वर्क डन। ठीक है, कि 1 से 2 प्रोसेस में, ठीक है, बिटवीन 1 एंड 2, अगर मैं 1 से 2 जा रहा हूं तो ये बताएगा वर्क डन फ्रॉम, ठीक है, वर्क डन फॉर प्रोसेस 1 to 2, 1 से 2 के बीच में जो प्रोसेस हुआ है उसका वर्क डन आपको एक बार में मिल जाएगा यहां से। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगर देखिए इसके बारे में बात करें, अगर हम बात करें प्रेशर टेम्परेचर के बारे में, तो प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर को कितना भी बड़ा हो तो स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रख सकते हो, लॉजिकली सोचना है, टेम्परेचर कितना भी बड़ा हो, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है तो इतना ही आएगा। अगर मैं वॉल्यूम टेम्परेचर के कर्व की बात करूं, अभी हमें देख चुके हैं ऊपर की वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो कैसा ग्राफ बनेगा, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग वाया अपीयर्स टू पासिंग वाया ओरिजिन। अब वॉल्यूम देखो, टेम्परेचर 0 होगा नहीं तो वॉल्यूम भी 0 नहीं होगा, उसका गैस का, ये जो भी सिस्टम है। तो इट अपीयर्स टू, कोई भी वॉल्यूम होगा, कोई भी, अगर आप बढ़ाओगे प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए, तो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, जो कि अगर उसको एक्सटेंड करें तो अपीयर होगा कि वो ओरिजिन से पास करेगी। ठीक है, तो ये 3 ग्राफ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट का क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास इस पूरी चीज में ये है कि एरिया अंडर पीवी कर्व जो है, एरिया अंडर पीवी कर्व जो है वो क्या बताता है आपको, एरिया अंडर पीवी कर्व टेल्स अबाउट यू, किसके बारे में बताएगा, एरिया अंडर पीवी कर्व, वर्क डन के बारे में। तो दूसरी बात ये आपको ध्यान रखनी है, टाइप, नेचर और एक सिग्निफिकेंस मिला कि पीवी कर्व के अंडर एरिया वर्क डन के बारे में हमको बताता है। तीसरा प्रोसेस, अच्छा तीसरे प्रोसेस से पहले और देख लो, इसके बारे में अगर हम जानना चाहें आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, तो अगर हम देखें कि ये वर्क डन क्या होगा, पीडीवी, प्रेशर कांस्टेंट है, देखो इंटीग्रल पीडीवी होता है, पीडीवी होता है, प्रेशर कांस्टेंट है तो बाहर आ गया तो इंटीग्रल डीवी, यानी कि आप लिख सकते हो पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी। तो या तो वर्क डन को पी डेल्टा वी लिख दो, नहीं तो फिर इसको एन आर डेल्टा टी भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है कि आपको उसको क्या लिखना है। पी डेल्टा वी और पी वी इक्वल टू एन आर टी तो वैलिड होता ही है, पी वी इक्वल टू एन आर टी तो वैलिड होता ही है, तो आप पी डेल्टा वी इक्वल टू एन आर डेल्टा टी भी लिख सकते हो। ठीक है, डेल्टा वी और डेल्टा टी आपको फाइनल माइनस इनिशियल लिखने होते हैं। ठीक है, ये भी हमको पता है, तो आप इसके साथ ये तो आ जाएगा। अब ये देखो ये कहाँ से आया सर, ये वाला कहाँ से आया, एनसीपी dt, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, सीपी 1 मोल के लिए 1 डिग्री टेम्परेचर के लिए, dt का टेम्परेचर चेंज हुआ तो सीपी dt, और n मोल हुए तो एनसीपी dt। तो ये हो गया आपका कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी हीट सप्लाई की है वो NCDT होता है, कांस्टेंट प्रेशर है तो C को CP लिख देंगे। डेल्टा यू क्या होता है, NCBDT, ये तो ऑलवेज यही फॉर्मूला होता है इसका, दिस इज वैलिड फॉर ऑल द केसेस, ये आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, इनिशियली अगर कभी भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा तो आपको पता है कि दिस इक्वेशन वैलिड, डेल्टा यू इज इक्वल टू NCBDT हमेशा ही होता है। ठीक है, तो ये तीनों के आपको मैंने फर्स्ट लॉ में टर्म भी बता दिए कि डेल्टा क्यू, डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, विदाउट ग्राफ भी आप इन चीजों को निकाल सकते हो।
अगर आपको आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या रहता है, टेम्परेचर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहता है, यानी कि dt जीरो रहेगा। अगर dt जीरो रहना है यानी कि देखो PV इक्वल टू nRT, तो PV कांस्टेंट है क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो गया, तो PV कांस्टेंट, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी कि हाइपरबोलिक कर्व बनेगा, यानी कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2 की इक्वेशन फॉलो होगी। ठीक है, तो एक हाइपरबोलिक कर्व आपको दिख भी रहा होगा, 1 से 2 में जा रहे हैं, एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, 1 से 2 में एक्सपेंशन हो रहा है, तो आपको दिख रहा होगा कि भाई एक हाइपरबोलिक कर्व बन रहा है नीचे तक। ठीक है, अगर इसके स्लोप की बात करें, ये टेंजेंट थीटा यानी कि dp बाई डी, प्रेशर dp और dv, तो स्लोप को अगर मैं निकालने की कोशिश करूं यहाँ पे, तो स्लोप दिखेगा, स्लोप एक पीवी डायग्राम, pv कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन कर दो तो p dv पहला और v dp सेकेंड टर्म। कौन सा रूल लगाया हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन में, हमने डिफरेंशिएशन में लगाया प्रोडक्ट रूल, जिसमें पहले टर्म कांस्टेंट रखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड को कांस्टेंट रखा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। पी डीवी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है जीरो इधर के, तो हमारे पास आ गया ये, और पी डीवी डीपी बाई डीवी का वैल्यू आ गया पी बाई वी, यानी कि किसी भी पॉइंट का स्लोप निकालना है तो वहां का प्रेशर, वहां का वॉल्यूम, उन दोनों का रेशियो लो और नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप किसी पॉइंट का। ठीक है, तो हमेशा क्या आ रहा है, देखो नेगेटिव आ रहा है, स्लोप नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव स्लोप रहेगा, क्यों, देखो दिख रहा है आपको नेगेटिव स्लोप आएगा, समझा। चलिए एक ग्राफ के बारे में ये देखना, कैसा ग्राफ बन रहा है, हाइपरबोलिक कर्व बनते हुए दिखेगा। अगला देखिए, अगर मैं एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करूं तो पहले समझ लेते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है जहां पे हीट का सप्लाई नहीं होता, किसी भी प्रोसेस में हीट का सप्लाई ना हो। ठीक है, प्रोसेस हो बट हीट सप्लाई या हीट रिजेक्शन ना हो, डेल्टा क्यू नेट जीरो रहे, तो वहां पे उस प्रोसेस को बोला जाता है कि वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड इट सराउंडिंग टेक्स प्लेस। ये कब हो सकता है, कंडीशन क्या है, आइदर प्रोसेस इज वेरी फास्ट और इंसुलेटेड वॉल्स आर देयर। दो केस में हो सकता है, या तो प्रोसेस इतनी फास्ट हो कि हीट को एक्सचेंज करने का टाइम ही ना मिले, या फिर एक केस ऐसा हो सकता है कि इंसुलेटेड वॉल्स के साथ इंसुलेटेड वॉल्स हो और इंसुलेटेड वॉल्स अलाउ ना करें हीट के ट्रांजिशन को, कि हीट अंदर से बाहर और बाहर से अंदर नहीं जा सकता। ठीक है, तो मतलब अगर फर्स्ट लॉ में देखूं, मैं फर्स्ट लॉ की इक्वेशन से देखूं तो डेल्टा क्यू तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा क्यू जीरो मतलब ये टर्म जीरो, मतलब कि डेल्टा डब्ल्यू जो है डेल्टा यू नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू, और इसका पता ही है कि आपको ये हमेशा एनसीवी डीटी रहता है, तो आपका वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा इस तरीके से, एनसीवी डीटी की टर्म में, इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी वर्क डन का कुछ फॉर्मूला आइसोथर्मल के प्रोसेस के लिए भी रहता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आइसोथर्मल प्रोसेस में भी वर्क डन कितना रहता है, वर्क डन आइसोथर्मल कितना रहता है, एन आर टी एल एन ऑफ वी टू बाई में वी वन। ठीक है, या फिर एन आर टी एल एन ऑफ पी वन बाई में पी टू, इस तरीके से रहता है, दो फॉर्म ये रहते हैं। ठीक है, अगर डेल्टा यू की बात करें तो डेल्टा यू कितना होता है, एन सी वी डी टी, और डी टी तो जीरो है, तो मतलब ये जीरो रहता है आइसोथर्मल के केस में। ठीक है, तो आइसोथर्मल के केस में ये है, तो डेल्टा क्यू तो डब्ल्यू के बराबर ही हो गया, डेल्टा डब्ल्यू के बराबर ही हो गया, तो ये दोनों बराबर ही रहते हैं, मतलब हीट के भी यही फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख लेना आइसोथर्मल के लिए। एडियाबैटिक के लिए भी मैंने बता दिया कि एडियाबैटिक के लिए ये फॉलो होते हैं। अब अगर मैं इक्वेशन की बात करूँ एडियाबैटिक की इक्वेशन की, तो इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस आपने पढ़ी हुई है कि सर एक होती है पी वी रेस टू पावर गामा, यस, टी वी रेस टू पावर गामा -1 कांस्टेंट, इसी का ही भाई है ये भी, इसी से ही आया। क्या किया है, यहाँ से देख लो, अगर पी वी इक्वल टू एन आर टी था, पी वी इक्वल टू एन आर टी आपके पास था, तो प्रेशर को लिख दिया टी बाई वी, तो टी बाई वी यहाँ पे पुट कर दो, प्रेशर को हटा दो और यहाँ पे पुट कर दो टी बाई वी, तो टी तो एज इट इज आ गया, वी की पावर गामा -1 होगी, तो इसको यूज कर लिया यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ वॉल्यूम को पुट करना, तो वॉल्यूम को टी बाई पी पुट कर सकते हैं प्रोपोर्शनैलिटी में, यहाँ पुट कर दो, तो फिर यही रिलेशन आ जाएगा। तो आपकी चॉइस है कि इनमें से कौन से पेयर को यूज करना है, तीनों एडियाबैटिक इक्वेशन ही है। तो गामा क्या होता है, और गामा जो है एडियाबैटिक इंडेक्स सीपी बाई सीवी, यहाँ साइड में दिया हुआ ऊपर, तो गामा को भी देख सकते हो आप, सीपी बाई सीवी एडियाबैटिक इंडेक्स इसको बोला जाता है। ठीक है, तो एक बात ये ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट रहती है, अच्छे से याद रखना इसको। ठीक है, सीपी बाई सीवी, और सीपी और सीवी आपको पता रहता है कि सीपी क्या है,
मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और सी बी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, दोनों वैल्यू पता है आपको। अगला देखिए, ग्राफ अगर देखने जाए एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ग्राफ, तो ग्राफ भी इसका भी कैसा बनेगा, यही पी वी रेज टू पावर गामा है। तो अगर देखें तो जैसे जैसे गामा हमेशा 1 से बड़ा होता है क्योंकि सीपी सीवी से बड़ा है, तो मतलब कि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। ठीक है, और वॉल्यूम कम होगा तो अगर मैं कंप्रेशन की बात करूं तो ये ग्राफ जो मैंने ड्रॉ किया गया है ये किसके लिए किया गया है, ये कंप्रेशन के लिए किया गया है। ठीक है, क्योंकि उधर जा रहा है। एक्सपेंशन के लिए ग्राफ किधर आएगा, नीचे। तो मतलब हाइपरबोलिक नहीं रहेगा, नेचर हाइपरबोलिक नहीं है, बट हाँ टर्न है। ठीक है, ज्यादा स्टीप है, उससे भी ज्यादा स्टीप है, ये हाइपरबोलिक कर्व से भी ज्यादा स्टीप है। और अगर यहाँ पे देखें, इस इक्वेशन को देखें कि स्लोप कैसे निकालते हैं, तो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक जो होगा वो पीवी रेज टू पावर गामा कांस्टेंट है। तो अगर मैं इसका भी डिफरेंशिएशन कर दूं, डिफरेंशिएशन में पहला देखो, पहला फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया तो गामा आगे पावर -1 हो गया, और फिर वेरिएबल का डीवी, चेन रूल लगा। ठीक है, फिर प्लस, अब इसको एज इट इज रहने दो, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा डीपी। तो अगर और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया 0, मैंने बस डिफरेंशिएट कर दिया इस पूरे टर्म को। अब मैं क्या किया, इसको उधर लेके गए तो ये इधर आ गया। ठीक है, फिर dp बाई डी को सेपरेट कर लिया, dp बाई डी को नीचे लेकर के आ गए, तो ये आपके पास बच गया ये वाला टर्म, और v कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ओवरऑल स्लोप गामा टाइम्स आ गया। एक गामा का वैल्यू एक्स्ट्रा आ गया जो कि हमें पहले नहीं दिख रहा था, किसके अंदर, एक गामा का टर्म एक्स्ट्रा आ गया जो कि हमें पहले आइसोथर्मल के स्लोप में नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल इज स्लोप ऑफ एडियाबैटिक। मतलब गामा टाइम ज्यादा और गामा 1 से ज्यादा है, तो हम ये तो रिजल्ट अच्छे से लिख सकते हैं कि एडियाबैटिक इज मोर स्टीपर देन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो ये एक कंक्लूजन हम अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस बात को नोट के लिए ध्यान रख लेना। तो आइडेंटिफाई करना हो अगर ग्राफ में कौन सा ज्यादा स्टीपर है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। जैसे ये देखिए, इन दोनों में आइडेंटिफाई करना है, तो स्टीपर कौन सा ज्यादा है, स्टीपर मतलब कौन थोड़े हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में ज्यादा वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रहा है। क्योंकि देखो ना, डीपी बाई डीवी ज्यादा कब होगा, जब डीपी ज्यादा ट्रेवल करे और डीवी कम हो, तब होगा ना ये वैल्यू स्लोप ज्यादा। तो स्मॉल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में ज्यादा वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर ले तो स्टीपर बोलते हैं। जैसे अगर आपका सीढ़ी है तो लेडर है, लेडर को स्टीप कर दो मतलब कि आपने उसको ऊंचा कर दिया, वर्टिकली करने की कोशिश की। तो जो ग्राफ ज्यादा वर्टिकल होने की कोशिश कर रहा है दैट इज कॉल्ड मोर स्टीपर। तो अगर आइसोथर्मल के एक्सपेंशन के केस में देखें, जब एक्सपेंशन का केस होगा तो एक्सपेंशन के केस में क्या होगा, आइसोथर्मल ऊपर रहेगा और एडियाबैटिक ज्यादा स्टीपर है, तो ज्यादा वॉल्यूम चेंज में, सेम वॉल्यूम चेंज में प्रेशर का ड्रॉप देखो ज्यादा होगा, और यहाँ पे प्रेशर का ड्रॉप इतना हुआ है, तो डेल्टा पी ज्यादा होना चाहिए सेम डीवी के लिए। ठीक है, तो इस वजह से एडियाबैटिक ज्यादा स्टीपर है। ठीक है, तो एडियाबैटिक जब एक्सपेंशन होगी तो आइसोथर्मल ऊपर रहेगा और एडियाबैटिक नीचे रहेगा। ठीक है, बट कंप्रेशन के केस में क्या करना है, सेम वॉल्यूम चेंज में प्रेशर का चेंज ज्यादा होना चाहिए। मतलब यहाँ से प्रेशर ऊपर गया और यहाँ से प्रेशर यहाँ तक गया, तो ज्यादा किस में गया, इसके अंदर गया। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें, कंप्रेशन के केस की बात करें, तो इस बार एडियाबैटिक का ग्राफ ऊपर रहेगा और आइसोथर्मल का ग्राफ नीचे रहेगा। तो ये स्लोप को देख करके भी बताया जा सकता है, स्लोप इज गामा टाइम्स। तो सारा ये ऊपर नीचे का ग्राफ इसी का खेल का। ठीक है, अगर मैं साइक्लिक प्रोसेस की बात करूं तो साइक्लिक प्रोसेस भी हमने पढ़ा हुआ है कि अगर एक ग्राफ एक पॉइंट से जाके उसी पॉइंट पे घूम के आ जाए, उस प्रोसेस को बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। और साइक्लिक प्रोसेस के अंदर हमें एक बात का पता होता है कि नेट वर्क डन इन अ साइकिल, नेट वर्क डन इन अ साइकिल, तो जो ये एरिया होता है, एरिया एनक्लोज्ड, जो ये साइकिल के एनक्लोज्ड एरिया होता है, यही आपका पूरा वर्क डन को कंट्रीब्यूट करता है। नेट वर्क डन इन अ साइकिल इज नथिंग बट एरिया एनक्लोज्ड इनसाइड द साइकिल। हाँ, अब इसमें दो बातें हैं, दोनों बातें क्या याद रखनी है, अगर ये साइकिल हुआ क्लॉकवाइज, अगर ये साइकिल हुआ हमारा क्लॉकवाइज साइकिल, तो ये वर्क डन आएगा पॉजिटिव, और अगर ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज साइकिल तो वर्क डन आएगा नेगेटिव। मतलब वर्क डन के साइन पे पूरे साइकिल में सिर्फ आप इन एरो को देख के कमेंट्री कर सकते हो। तो जैसे ये एरो है, ये एरो कैसे आ रहे हैं, क्लॉकवाइज साइकिल बना रहे हैं, तो क्लॉकवाइज साइकिल के वर्क डन आएगा पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज होते तो नेगेटिव। तो इसको बोलते हैं पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल, इसको कन्वेंशनली बोला जाता है पावर कंज्यूमिंग साइकिल। ठीक है, तो दो बाइफर्केशन कर दिए। और हमें ये पता है कि साइक्लिक प्रोसेस में
साइक्लिक प्रोसेस में ये तो चेंज होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो कैसी क्वांटिटी होती है, डेल्टा यू कैसा कैसा क्वांटिटी होता है, आपने बेसिक टर्म सुना होगा कि डेल्टा यू जो है वो एक स्टेट फंक्शन क्वांटिटी है। 1 से चले 1 पे वापस आ गए, यू तो चेंज नहीं हुआ, तो डेल्टा यू आ गया 0। अब तो फिर तो मतलब टोटल नेट वर्क डन इज इक्वल टू टोटल नेट हीट सप्लाइड। और नेट हीट सप्लाइड क्या रहता है, ये साइकिल के लिए ये इक्वेशन वैलिड होगी। और नेट हीट सप्लाइड साइकिल के लिए क्या होगा, नेट हीट कितना होगा, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड। और हीट सप्लाइड को कैसा लिया जाता है, पॉजिटिव, और उसको नेगेटिव। ठीक है, तो मतलब दोनों का डिफरेंस आ जाएगा जो भी वैल्यू आएगी। तो नेट हीट सप्लाइड माइनस नेट हीट रिजेक्टेड इज इक्वल टू क्यू डॉट नेट। तो जितना हीट नेट होगा उतना ही यहाँ पे वर्क डन भी आएगा। अगर कोई पूछ ले कि इसमें हीट सप्लाई कितना हुआ है, तो सप्लाई वाला पार्ट ये वाला है सिर्फ। कोई पूछ ले ये रिजेक्ट कितना हुआ, तो ये वाला पार्ट है। अब इसको मत कर देना कि वर्क डन इज इक्वल टू नेट हीट सप्लाइड, इसको इसके इक्वल नहीं करना है, इसको इस पूरे के इक्वल करना है। ठीक है, जो एरिया इनक्लोज्ड बाय द साइकिल है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं अगर ऐसा बोलूं कि भाई एक प्रोसेस है ए से बी, बी से सी और सी से ए, आपको बताना है इस प्रोसेस के लिए कि भाई ए से बी आइसोकारिक है, दिख रहा है आपको खुद ही, आइसोकोरिक दिख रहा है कि हाँ देखो वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। बी से सी आइसोबारिक है, दिख रहा है हाँ जी प्रेशर चेंज नहीं हुआ। और सी से ए के लिए हमने कमेंट्री कर दी पहले से ही कि आइसोथर्मल प्रोसेस है। आपको बताना है कि ए से बी, बी से सी, सी से ए और पूरे साइकिल में डेल्टा क्यू, डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू के लिए अप्रोप्रिएट साइन बताइए। आपको साइन बताने, आपको वैल्यू नहीं बतानी, आपको अप्रोप्रिएट साइन पुट करने हैं। ठीक है, मतलब मुझे जानना है कि हीट सप्लाई हुई, वर्क डन हुआ, ऐसे ऐसे ऑप्शन बनते हैं कि ए से बी में वर्क इज बीइंग डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो पॉजिटिव होता है तो बाय द सिस्टम है, नेगेटिव हुआ तो ऑन द सिस्टम है। केमिस्ट्री के अपोजिट होता है ये वैल्यू। ठीक है, एक तो इस बात का ध्यान रखना है। और अगर मैं जाऊं इसके लिए हीट के लिए, तो हीट सप्लाइड इज पॉजिटिव, हीट रिजेक्टेड इज नेगेटिव। डेल्टा यू टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव, और टेम्परेचर कम हो रहा है तो नेगेटिव। तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए देखिए, सॉरी आइसोकोरिक से शुरू करते हैं ए से बी के लिए। तो वॉल्यूम है हमारा कांस्टेंट। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट तो मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आया तो मैं यहाँ से एक बात तो ड्रॉ कर सकता हूँ, एक बात अच्छे से ड्रॉ कर सकता हूँ कि भाई अगर मेरा प्रेशर कम होगा तो मेरा टेम्परेचर भी कम होगा। ये बोल सकते हैं प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा। और प्रेशर देखो कम हो रहा है, यस प्रेशर इज डिक्रीजिंग। तो इसमें क्या होगा, टेम्परेचर, तो यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो डेल्टा यू तो पक्का नेगेटिव आएगा। टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो डेल्टा यू तो क्या होता है, डेल्टा यू का वैल्यू जो है एन सी बी डी टी, थोड़ा और छोटा हो जाता है। डेल्टा यू क्या होता है, डेल्टा यू होता है एन सी वी डी टी। ये अगर नेगेटिव आया तो ये भी नेगेटिव आएगा। पहली बात तो क्लियर। वॉल्यूम ये तो आएगा ही नहीं जीरो, क्योंकि वी कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है तो जीरो। तो मतलब और ये भी कितना आएगा फिर, ये इन दोनों का सम ही तो रहता है फर्स्ट लॉ से। फर्स्ट लॉ से डेल्टा क्यू इक्वल टू दिस प्लस दिस, यही तो रहता है इक्वेशन। तो आप बोलेंगे कि ये नेगेटिव है, ये जीरो है, तो इन दोनों का सम भी कितना आएगा, सर इन दोनों का सम भी नेगेटिव ही आएगा। मतलब कि इस प्रोसेस में सिर्फ ग्राफ को देखो तो इस प्रोसेस में पूरे में क्या हुआ है, क्यू रिजेक्ट हुआ है, हीट गॉट रिजेक्टेड। इस पूरे प्रोसेस में हीट बाहर गई है, समझ आए? एक बात ये ध्यान रखना। दूसरा बात देखो, अब किसके लिए देखें, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। तो आइसोबारिक प्रोसेस में ये क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बी टू सी जा रहे हो, अब बी टू सी जा रहे हो तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम हो रहा है बढ़ रहा है। तो मतलब डीवी क्या है, डीवी सर पॉजिटिव है, तो वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन भी सर पॉजिटिव आएगा, वर्क डन भी पॉजिटिव आएगा। तो इससे पता चल जाएगा कि सर मेरा वर्क डन पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, पहली बात। दूसरा, अगर सर हम आइसोबारिक प्रोसेस के लिए देखें, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए मैं एक कन्वेंशन ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए एक और मैं रिलेशन ड्राइव कर सकता हूँ कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और मेरा वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मेरा टेम्परेचर भी बढ़ रहा होगा। बोल सकते हैं मेरा वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मेरा टेम्परेचर भी बढ़ रहा होगा, तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव है।
और दो पॉजिटिव वैल्यू का सम भी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारा कॉमन सेंस कहता है, ठीक है, बेसिक मैथ्स कहता है। तो यहाँ से क्या किया है, इसके अंदर बेसिकली हीट क्या करी गई है, फिर सप्लाई की गई है, हीट इज बीइंग सप्लाइड इन दिस प्रोसेस, हम बोलेंगे डायरेक्टली, ठीक है। अब अगर तीसरी प्रोसेस की बात करें, तीसरी प्रोसेस में यहाँ पे हमको आइसोथर्मल के लिए पहले ही पता है क्या होता है, टेम्परेचर हो जाता है हमारा कांस्टेंट, ठीक है। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो गया तो आप सीधे बोल सकते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट होने से हमारा dt हो गया जीरो, इसका मतलब du डेल्टा u भी क्या हो गया, जीरो। पहली बात तो ये लिख दो, तो ये तो क्वांटिटी होगी जीरो, ये जीरो हो गई। और हमें एक और बात करनी है कि पीवी पे क्या, वॉल्यूम, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन देखो। अब वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है सी से ए में, तो वॉल्यूम जो है डीवी क्या आ रहा है, डीवी आ रहा है नेगेटिव, नेगेटिव, बताओ क्यों डीवी नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो वॉल्यूम डिक्रीज कर रही है, कंप्रेशन नहीं हो रहा है, ये कंप्रेशन नहीं हो रहा है, इधर जा रहा है, तो प्रेशर तो बढ़ रहा है बट वॉल्यूम क्या कर रहा है, वॉल्यूम इधर से इधर जा रहा है ना, वॉल्यूम तो डिक्रीज कर रहा है, तो आपका वर्क डन आ जाएगा नेगेटिव, और इन दोनों का सम करेंगे तो ये वैल्यू भी नेगेटिव, ठीक है। और ओवरऑल अगर सिस्टम में जानना चाहें तो ओवरऑल सिस्टम में कैसा साइकिल है, ये कैसा साइकिल है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब आप जानना चाहेंगे तो ये सर एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है, तो ये वर्क डन नेगेटिव आएगा ओवरऑल, क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है, इसके रीजन की वजह से, ठीक है। ये वाली वैल्यू जीरो, क्योंकि ओवरऑल पूरे साइकिल में डेल्टा यू चेंज नहीं होता है, तो फिर ये भी क्या आएगी, इन दोनों का सम, ये दोनों बराबर होने चाहिए, यही तो लिखा था लास्ट में, देखो ये दोनों भी बराबर होने चाहिए, जो ये होगा वही ये होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आया, ये भी नेगेटिव आया, ये किसकी वजह से आया, साइकिल की वजह से ये नेगेटिव आया, ये साइकिल की वजह से नेगेटिव आया, समझा। तो देखो मैंने क्रिस्प वे में आपको ग्राफ को देखते से ही, तो इस प्रोसेस में भी, यहाँ थर्ड वाले प्रोसेस में भी क्या हो गया, यहां पे भी हीट रिजेक्ट हुई थी, क्यों रिजेक्टेड, सिर्फ ग्राफ देखते से ही इतनी सारी इंफॉर्मेशन आप खुद दिमाग लगा के ड्रॉ कर सकते हो। अभी तो वैल्यू शुरू भी नहीं करी हमने फाइंड करने की, वैल्यू फाइंड कर दीजिए इनकी। वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको एनालिसिस करना बता रहा हूँ, हाँ भाई ग्राफ को एनालाइज कैसे करते हैं, ग्राफ देखने से घबराना नहीं होता, ग्राफ देखने से बिना पेन उठाए आप लोग सोच सकते हो, ठीक है। मुझे इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर मुझे बताना पड़ता कि इसमें रिजेक्ट हो रही है, इसमें हीट ऐड हो रही है, इसमें रिजेक्ट हो रही है, ये दिमाग में कर सकते हो, क्यों, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप भी तो सोचने हैं। पीवी इक्वल टू एनआरटी, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ऐसा कुछ सोच सकते हो ना, प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा होगा अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ, तो दिमाग में सोच के, और टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो डेल्टा यू पॉजिटिव आएगा, तो साइन डायरेक्टली फिल किए जा सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा भी था ये। अब ये देखो क्वेश्चन देखो एक, अब आपको बोल दिया कि भाई बताइए इसके अंदर पीवी डायग्राम ड्रॉ करना है, इसको ले लेते हैं हम ड्रॉ, चलो दो ही ड्रॉ करते हैं हम, पीवी और वीटी करते हैं, डेंसिटी वेंसिटी में तो फिर और टफ हो जाएगा ये। आप दो डायग्राम ड्रॉ करो कि ड्रॉ पीटी डायग्राम एंड ड्रॉ पीवी डायग्राम, दो डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसके लिए। अब आपको देखो दो प्रोसेस पहले से ही दे दिए, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 2 से 3 आइसोथर्मल है, 4 से 1 आइसोथर्मल है। तो इस पे क्या कमेंट्री कर सकते हो आप, इस पे क्या कमेंट्री कर सकते हो कि सर ये क्या है, ये हमारा आइसोबारिक है, दिख रहा है खुद ही, बताएगा नहीं वो। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये रहता है। ये क्या है आपका आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये सोचते रहना पीवी इक्वल टू एनआरटी वैलिड रहता है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यहाँ पे इस के लिए प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब अगर आप इसका पीटी डायग्राम बनाओ, तो जब पीटी डायग्राम बनाओगे तो क्या सोचना आपको दिमाग में, देखो कैसे बनाना शुरू करोगे, कोई ग्राफ के कन्वर्जन के क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, तो बनाओ पीटी डायग्राम, यही है पहला। तो प्रेशर, तो सपोज आपने कहीं से भी शुरू कर दिया, आपने यहाँ से ले लिया सपोज, ठीक है, इसको पॉइंट 1 बोल दो। अपने पहले क्या करो, तो एक डायग्राम बनाओ और उसमें एक पॉइंट को लोकेट कर दो 1, कहीं पे भी आपकी मर्जी से। अब शुरू हो जाओ, 1 से 2 जा रहे हैं,
बट प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। यस सर, प्रेशर कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो पीटी डायग्राम पे क्या हो रहा है, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है तो हॉरिजॉन्टल बार रखनी पड़ेगी, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो किधर राइट वर्ड जाएगा, लेफ्ट वर्ड नहीं जाएगा। तो आप 2 पॉइंट पे आ गए, ठीक है। क्योंकि देखो हॉरिजॉन्टल बार तो इधर भी आ सकता था, 2 इधर भी हो सकता था, 2 इधर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो इधर इधर इस एक्सिस पे टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्लियर। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। आप जा रहे हो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर क्या कर रहा है आपका, प्रेशर कर रहा है डिक्रीज, प्रेशर कर रहा है डिक्रीज इस प्रोसेस में, ठीक है। और टेम्परेचर है कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है तो लाइन ऐसी होगी, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है तो लाइन ऐसी होगी। अब ग्राफ ऊपर भी जा सकता था और ग्राफ नीचे भी जा सकता था, बट आप ग्राफ को नीचे लेके जाओगे। क्यों लेके जाओगे नीचे, क्योंकि ये कांस्टेंट था। क्या कांस्टेंट था, टेम्परेचर कांस्टेंट था और प्रेशर डिक्रीज किया, तो आप यहां पर पहुंच गए, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि भाई अगला प्रोसेस के लिए बताइए, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और प्रेशर डिक्रीज भी किया, और भी डिक्रीज किया। देखो ना, यहां से फिर और नीचे आ गया, और भी नीचे आ गया, यहां से आते आते नीचे आ गया, और तो नीचे आया तो फिर यहां पे भी डिक्रीज कर दिखाना है। बट हमको ये भी ध्यान रखना है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो इट मीन्स इट शुड लुक लाइक कि इट इज प्रेशर इज डिक्रीजिंग। यहां से ये डिक्रीज किया अपने ओरिजिनल लेवल से, ठीक है, यहां से ओरिजिनल लेवल से डिक्रीज किया, और बट इट शुड लुक लाइक इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि इस लाइन पे 3 से 4 तक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर था, ठीक है। तो हमने उसका भी ध्यान रखना कि वो भी रहे। और 4 से 1 में 4 और 1 का टेम्परेचर सेम है, तो मैंने इसीलिए इसको एकदम इसके नीचे लाके रोक दिया। क्यों, क्योंकि अब टेम्परेचर सेम होना है तो इसको साइक्लिक इस वे में होना पड़ेगा, इस तरीके का प्रोसेस। तो प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ कन्वर्जन इस तरीके से करोगे आप, ठीक है। आसान है, इजी हो जाएगा, ठीक है सर। अगर मैं प्रेशर टेम्परेचर का ग्राफ का कन्वर्जन कर दिया, फिर मैं वीटी ग्राफ भी बना सकता हूँ। वीटी ग्राफ बना लीजिए। अगला एक और ग्राफ अगर कोई पूछे कि वीटी का ग्राफ कैसा बनेगा, वीटी का ग्राफ कैसा बनेगा, बनाओ जी। यहाँ पे ले लीजिए वॉल्यूम और यहाँ ले लीजिए टेम्परेचर। सेम ग्राफ के लिए बनाना, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ठीक है। और ओरिजिनल कर्व आपको पता है, ओरिजिनल कर्व है ये। तो 1 से 2 के लिए जाइए। तो सबसे पहले मेरा वही मेथड है कि आप कहीं पे भी एक पॉइंट लोकेट कर लो, कहीं पे भी किसी भी पॉइंट को 1 बोल दो, बोल दिया। वॉल्यूम क्या हुआ, बढ़ा या कम हुआ, बढ़ा। प्रेशर के साथ क्या हुआ, प्रेशर के साथ क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ा है, प्रेशर वॉल्यूम बढ़ा है और प्रेशर कांस्टेंट रहा है, और टेम्परेचर भी बढ़ा है। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ग्राफ कैसा होगा, वीटी ग्राफ, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो इस तरीके से जाएगा, ठीक है। एंड इट शुड लुक लाइक इट इज पासिंग वाया ओरिजिन। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो ये 2 पे पहुंच गए, ठीक है। फिर 2 से 3 में आइसोथर्मल है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, 2 से 3 में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, बट वॉल्यूम अभी भी क्या हुआ, बढ़ा है, ठीक है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है बट वॉल्यूम को बढ़ाना है, ठीक है। मतलब और ऊपर जाएगा ग्राफ, वॉल्यूम को बढ़ाना है। तो मैं थोड़ा सा अगर ऐसे करके बनाऊं ग्राफ को, इसको पहले अगर ऐसा बनाते ताकि थोड़ा हमारा अच्छा सा बन जाए, नहीं तो फिर बेकार हो जाएगा। ऐसा ले लीजिए, सपोज आपने 0.1 लाइन यहाँ लिया, तो ऐसा कर लेते हैं। तो अब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है बट वॉल्यूम को बढ़ाना है, तो ऊपर ही जाने का चांस आपके पास कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है और वॉल्यूम को बढ़ाना है, तो आप 3 पे पहुंच गए। फिर क्या करना है, फिर यहाँ से देखिए 3 to 4 में वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। वॉल्यूम को कांस्टेंट रखे, ये देखो ये वाला वॉल्यूम को रखे कांस्टेंट, और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखे और टेम्परेचर क्या किया होगा, डिक्रीज किया होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर डिक्रीज किया, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, यहाँ पे 4 पे आ गए, और 4 और 1 का टेम्परेचर सेम है, तो आपके पास ये ग्राफ आ जाएगा,
और वो भी 4:1 भी आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो ये पॉइंट आ गया आपका 1, ये पॉइंट आ गया आपका 1, वो पॉइंट आ गया 2, 3, 4, और ऐसा एक साइकिल बनेगा। बट इनके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कोई वर्क डन से लेना देना ही नहीं है, क्योंकि इस ग्राफ का एरिया वर्क डन नहीं बताता है। तो ये सब मत सोच लेना, कभी कई बार उल्टे ग्राफ दिए जाते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इंटर कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये टॉपिक लिया ही इस वजह से ताकि मैं इंटर कन्वर्जन समझा सकूं कि कैसे आप सोचोगे दिमाग लगा के कि भाई ये हो रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है, तो इसके साथ साथ क्या क्या हो रहा है, हीट रिजेक्ट हो रही है, वर्क डन हो रहा है, वर्क डन सिस्टम पे हो रहा है, वर्क डन कौन कर रहा है, ये सब दिमाग लगा के सोचना है साथ साथ, क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन बनेगा तो इस तरीके से बन सकता है, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल बनेगा, देखो न्यूमेरिकल देखो, अगर आपने इस तरीके का क्वेश्चन आया आपसे, न्यूमेरिकल ऐसा पूछा जा सकता है, पूछेंगे कि बताइए भाई, थोड़ा बड़ा हो जाते हैं, पूछेंगे बताइए एक सेमी सर्कल दिया हुआ है, 1 से 2 का प्रोसेस फॉलो करवा रहे हैं कि इधर प्रोसेस, इधर पॉइंट 1 है, उधर पॉइंट 2 है, और एक सेमी सर्कल पे जाते हुए आप उधर 1 से 2 पहुंच गए। वो पूछेंगे फाइंड द वर्क डन इन द प्रोसेस, फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन इन द प्रोसेस, ठीक है। तो अगर मैं सपोज यहाँ पे एक मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, सपोज ये 3 है, ठीक है। तो वर्क डन 1 से 2 जाने का कितना हो गया, पहले हो जाएगा वर्क डन 1 से 3 जाने का, और फिर हो जाएगा 3 से 2 जाने का। हो जाएगा कि नहीं? आप बोलेंगे यहाँ पहले तो यहीं से यहाँ गया होगा, फिर यहाँ से यहाँ गया होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने का वर्क कितना होगा, 1 से 3 जाने का वर्क, पीवी का ये वाला एरिया, उसके अंडर वाला एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है। अगर आप इस एरिया की बात करें तो ये वाला एरिया आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो एरिया कैसा है, ये एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो ये एरिया कैसा आएगा, ये एरिया आएगा पॉजिटिव, इतना वाला एरिया। अब अगर मैं वापस 3 से 2 तक आऊं, 3 से 2 तक आऊं तो कैसा हुआ, कंप्रेशन हुआ कि एक्सपेंशन हुआ? सर 3 से 2 आए हैं, वॉल्यूम तो डिक्रीज किया, तो कंप्रेशन हुआ है, तो इसके अंडर एरिया क्या है, 3 से 2 के अंडर एरिया कितना है? सर 3 से 2 के अंडर का एरिया मैं बताऊं तो आपको एरिया बताने में थोड़ा और टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये वाला एरिया आएगा, ये वाला एरिया आएगा, या इसको ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर देते हैं, ऐसा वाला एरिया आएगा, ठीक है। तो अगर इतना एरिया आया तो ये तो कैंसिल ही हो गया, ये वाला एरिया तो कैंसिल ही हो गया, तो आपके पास इफेक्टिव एरिया बस यही बचा। तो मतलब कि जो वर्क डन आएगा, वर्क डन आएगा, वर्क डन आएगा, तो इट इज नथिंग बट एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। और सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर बाय में 2, ठीक है, पाई आर स्क्वेयर बाय में 2। अब आर भी ढूंढना है, नेक्स्ट काम है आर ढूंढने का। आर कितना दिख रहा है, ये रेडियस दिख रही है, ये 10 है, और ये भी कितना है, 20 है, तो उधर 10 होगा और उधर 10 होगा, तो डायमीटर हो गया 20 और रेडियस हो गया 10, ठीक है। तो आपको डायग्राम से आर भी पता चल गया कि ये तो 10 यूनिट होगा। तो जो वर्क डन होगा, वर्क डन टोटल किसमें, 1 से 2 जाने में, तो वो जाएगा पाई इंटू में 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय में 2, और नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, माइनस में खुद से लगा देता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे साइन से पता चल चुका है कि देखो जी नेगेटिव वाला एरिया ज़्यादा था, नेगेटिव वाला एरिया ज़्यादा था, नेगेटिव वाला एरिया ज़्यादा था, और पॉजिटिव वाला एरिया कम था, तो ओवरऑल नेगेटिव बचेगा। तो आपका आंसर जो आना चाहिए वो इसके हिसाब से आना चाहिए, वो इसके हिसाब से आना चाहिए। तो अगर मैं पुट करूंगा यहाँ पे तो -50 पाई और इतना जूल, इतना जूल, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। तो ऐसे कैलकुलेशन भी करवाए जा सकते हैं आपसे, समझ आए? तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि हाँ भाई इनके इंटर कन्वर्जन कैसे होंगे, इसमें कैलकुलेशन में कैसे दिमाग लगाना है, ये देखो ये ट्रिक समझना था खुद को। मैंने थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन ही लिए। सीधे कैसे आएंगे, सीधे तो भाई देखो बहुत सिंपल आ सकते हैं। आपको एक ट्रायंगल ऐसा दे देंगे पीवी कर्व में और पूछेंगे एरिया बताओ, वर्क डन बताओ, तो सीधा एरिया ट्रायंगल का फाइंड कर देना। नहीं तो और कैसा आएगा, आपको कोई ऐसा दे देंगे कि यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ से यहाँ तक गए, फिर यहाँ आए और फिर यहाँ से वापस आ गए, तो इस ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करना वो आसान काम है, ठीक है। थोड़े से ट्रिकी बनाना है तो इस तरीके से बनाए जा सकते हैं, छोटू छोटू बनाएंगे बट ट्रिकी बना देंगे, ठीक है। तो इससे देखो समझना कि हाँ भाई ऐसा भी सोच सकते थे और फिर यहाँ से यहाँ तक का सोच सकते थे, बट हमें निकालना तो यही पड़ा अल्टीमेटली, ठीक है। शेडेड एरिया
करते थे ना 10, 9, 10th में भी करते थे आप इस तरीके से, वैसा ही कॉन्सेप्ट है ये भी। ठीक है, तो यही था इसके अंदर तो समझाने का कैसे लिंकेज डेवलप होंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, अच्छे से समझ आया होगा आपको ये, आई होप। और टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहीं पे आपके नोट्स वोट्स मैं सारे शेयर करूंगा। तो आनंद मनी 001 t.me/आनंद मनी 001 ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, ऐसे और भी चलते रहेंगे सर के नाम पे, बट ये ऑफिशियल है, तो ये इसी को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, ताकि इस पे क्या मिलेगा आपको, सारे नोट्स के PDF, जो भी हमारा कंटेंट इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है वो यहाँ पर होगा, कंटेंट शेयरिंग यहाँ पर होगा, इंपॉर्टेंट न्यूज़ नोटिफिकेशन, कोई भी चैनल पे कोई इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है जो आपको ज्वाइन करनी है वो सारी यहीं पर मिलेगी, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और प्लस का हमारा चल रहा है क्लास, अगर आप प्लस के सब्सक्रिप्शन के साथ वहाँ पे पढ़ना चाहते हैं, पूरा क्रैश कोर्स कवर करना चाहते हैं एंड टू एंड, तो वहाँ पर भी आके आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसका डिटेल मैंने स्टार्टिंग में बता दिया क्लास में। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव फन, एंजॉय, सी यू, टेक केयर।